अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैदर साहब, मेरा मशवरा है, आप चंद दिन किसी पुरफिज़ा मकाम पर गुजार आएं। मुझे यकीन है कि यह तब्दीली आबो हवा आपकी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करेगी। शहर की आलूदा फ़िज़ा, ये शोर शराबा और तफक्कुरात और परेशानियां ही आपकी गिरती सेहत के असबाब हैं। मेरे फैमिली डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से मेरे दिल को टटोलते हुए कहा। मैं एक तासुफाना सी हंसी हंस दिया। छोड़िए डॉक्टर आदिल, आलूदगी का अफरियत तो अब शहर तो क्या, आहिस्ता आहिस्ता देहात को भी अपनी लपेट में लेता जा रहा है। इसके तदारुक की फौरी कोशिश ना की गई तो हम तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगे। आलूदगी का यह अफरियत पूरी इंसानियत को अपनी गिरफ्त में दबोच लेगा। मैंने अफसोस से कहा, हाँ हैदर साहब, आपका खदशा दुरुस्त है, मगर क्या कीजिए कि हमारे माशरे की सोच तो उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि खतरा टल गया है। और देखिए हैदर साहब, आपका बीपी फिर हाई है। डॉक्टर आदिल ने मेरा ब्लड प्रेशर देखते हुए कहा, मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, इन्हें इस्तेमाल करें और प्लीज़ ज़्यादा सोचा मत करें और हो सके तो खुश रहने की कोशिश करें। डॉक्टर आदिल ने बात पूरी करते हुए नुस्खा मेरे हाथ में थमा दिया। ठीक है हैदर साहब, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो मेरे मशवरे पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मैं उनसे मुसाफा करते हुए बोला, अल्लाह हाफिज़। वाकई डॉक्टर आदिल का ख्याल दुरुस्त है। ज़िंदगी की यकसानियत ने तबीयत में अजीब बेजारी और थकन पैदा कर दी है। एक जैसे मामूलात ने जहन को जैसे मफलूज कर दिया हो। कुछ तब्दीली होनी चाहिए। मैं डॉक्टर के मशवरे पर संजीदगी से सोच रहा था। सच कहूँ तो यह मशवरा मुझे बहुत ही भाया था। शायद लाशऊरी तौर पर खुद मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पनप रही थी। सो मैंने अपने पोते सज्जाद के साथ मिलकर मौज मेले का प्रोग्राम तरतीब देना शुरू कर दिया। अब मेरा पोता सज्जाद मेरी कुल मता था। सज्जाद के वालिदैन यानी मेरा इकलौता बेटा और बहू चंद साल कबल एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गए, तो सदमे से मेरी शरीक हयात भी कुछ अरसे बाद मुझे दागे मुफारकत दे गई। पोते और पोती को तो मैंने पाल पोस कर जवान किया। पोती की तो मैं 4 साल कबल शादी कर चुका हूँ और अब वो माशाल्लाह अमेरिका में अपने खाविन के साथ सेटल है। बस अब तो सज्जाद का वजूद ही है जो मुझे ज़िंदा रखे हुए है। उसी की मुस्कुराहट जीने का हौसला फराहम करती है। मैंने और सज्जाद ने मिलकर तवील सैर का प्रोग्राम मुरतब कर डाला और फिर अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहनाते हुए हम सवात जाने के लिए निकल खड़े हुए। सवात में 2 रोज़ रहने के बाद हमने पेशावर के लिए रख्ते सफ़र बांधा। पेशावर के मुख्तलिफ मकामात की सैर करने के बाद हम ज़िला हज़ारा पहुँचे। हज़ारा बहुत हसीन इलाका है। यहाँ कुदरत ने अपना हुस्न बड़ी फयाजी के साथ बिखेर रखा है। बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले, हरे भरे खेत, सरसब्ज़ो शादाब दरख्त, ठंडे और मीठे पानी के चश्मे, खूबसूरत वादियाँ और साफ़ सुथरी हवा। गर्ज हर जगह का अपना एक हुस्न और इनफरादियत है। मानसहरा, शिंकियारी, बैरादी के मौसमों को एंजॉय करते हुए हम हज़ारा के एक छोटे से इलाके हाजी बेला पहुँचे। हाजी बेला वादी के तर्ज का एक छोटा सा हरा भरा इलाका है जो बैरादी से ज़रा फासले पर है। यहाँ की आबादी 20-25 घरों पर मुश्तमिल है। हम हाजी बेला में दाखिल हुए तो थकन से मेरा बुरा हाल था। टांगों ने मज़ीद चलने से माजूरी जाहिर कर दी, तो मैंने कंधे पर लटका बैग ज़मीन पर फेंक दिया। बस बेटा, अब मुझसे मज़ीद नहीं चला जा रहा। मैंने दरख्त के तने से टेक लगाते हुए बैठकर कहा, ओह हो दादा जानी, आप अभी से थक गए, अभी तो बहुत से मकामात देखना बाकी हैं। चले उठें, सज्जाद ने कहा। नहीं बेटा, अब हिम्मत नहीं, मैंने इल्तिजाइया लहजे में कहते हुए अपनी अतराफ नज़रें दौड़ाईं तो माहौल बड़ा मानूस महसूस हुआ। मुझे लग रहा था जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मगर ठीक से याद नहीं आ रहा था कि कब। ओके दादा जानी, एज़ यू विश। आप यहीं बैठकर कुछ देर आराम कर लें, मैं ज़रा इस खेत का चक्कर लगा कर आता हूँ। सज्जाद ने दूर तक फैले गंदुम के खेत में दाखिल होते हुए कहा। ध्यान से बेटा, इस मौसम में सांप और हशरातुल अर्ज़ वगैरह निकल आते हैं, ख्याल रखना, मैंने सज्जाद को तलकीन करते हुए कहा। डोंट वरी दादा जानी, सज्जाद ने दूर से ही कहा तो मैंने थकी थकी मुस्कुराहट के साथ आंखें मूंद लीं।
दादा जानी, दादा जानी। अभी मुझे आंखें मूंदे कुछ देर ही हुई थी कि मैंने सज्जाद की आवाज़ पर चौंक कर आंखें खोल दी और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। क्या बात है सज्जाद, तुम ठीक हो ना? मैंने खेत के दरमियान खड़े सज्जाद को आंखों के आगे हाथ का छज्जा बनाकर देखते हुए चिल्लाकर कहा। हाँ दादा जानी, मैं ठीक हूँ, बस आप जल्दी से यहाँ आएं। वो बदस्तूर हाथ के इशारे के साथ चिल्लाकर मुझे बुला रहा था। अच्छा अच्छा, आता हूँ, मैंने सीने तक बुलंद खेत में दाखिल होते हुए कहा। हाँ क्या है, क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने सज्जाद के करीब पहुंचकर फूली हुई सांसों के साथ पूछा। ये देखें दादा जानी, ये ज़मीन, कैसी अजीब बात है। ऐसा लग रहा है किसी ने ज़मीन पर उस तरह फेर कर इसे गंजा कर दिया हो। हैरत की बात है, सज्जाद ने अपने आगे खेत के दरमियान एक तकरीबन 10 फुट लंबे और उतने ही चौड़े, गोल और सपाट कताए अर्ज की तरफ देखते हुए कहा। तो मैं हड़बड़ा गया और हैरत से उस सपाट ज़मीन को देखने लगा। पूरे खेत के दरमियान वो सपाट ज़मीन का टुकड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा था। अब अचानक मुझे बहुत कुछ याद आ गया। ये माहौल, ये मकाम मुझे इतना मानूस क्यों महसूस हुआ था? हाँ, मैं एक बार पहले भी यहाँ आया था। मुझे कई चेहरे और कई नाम याद आ रहे थे। माजी के धुंधलकों में से कई यादें जहन की स्क्रीन पर रोशन हो रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, इसी जगह में मैं भी भटक गया था। अरे यार नादिर, ये क्या है भाई? मैंने खेत के दरमियान सपाट ज़मीन को देखा तो इस्तेजाब के आलम में साथ खड़े अपने हमजमात नादिर से मुखातिब होकर पूछा। नादिर इसी इलाके का रहने वाला था, मगर बाद में नादिर के वालिदैन शहर आ गए थे, लेकिन उनका घर अभी तक उनकी मलकियत था। इसलिए हमेशा छुट्टियों में नादिर और उसके वालिदैन अपने हल्का अहबाब के साथ पुराने ठिकाने पर रहने के लिए आते जाते थे। इस बार की छुट्टियों में मैं और मेरे दोस्तों ने भी वालिदैन की मिन्नत समाजत करके नादिर के गांव घूमने की इजाज़त ले ली और हम नादिर के साथ उसके गांव आ गए। उस वक्त हम 8वीं जमात के तालिबे इल्म थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं खेतों के दरमियान उस सपाट ज़मीन को देखा तो उसके बारे में नादिर से पूछा। यार हैदर, इस जगह को सोने का डेरा कहते हैं। इस जगह घास और दूसरे पेड़ पौधे नहीं उगते, नादिर ने मुझे बताया। मैं हैरत से दायरे नुमा ज़मीन को देखते हुए बोला। हैरत है भाई, ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन यहाँ से गंजी हो गई हो। लेकिन यार इसकी वजह क्या है जो यहाँ कुछ नहीं उगता? मैंने फितरी तजस्सुस के तहत पूछा। आओ, नादिर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। किधर यार? बाबा अली बख्श के पास, नादिर ने बताया। बाबा अली बख्श, ये कौन है भाई? मैंने पूछा। बाबा अली बख्श इस इलाके के सबसे बूढ़े आदमी हैं और इस सपाट ज़मीन की कहानी के वाहिद किरदार। आओ उनसे उनकी और इस गंजी ज़मीन की कहानी तुम्हें सुनवाते हैं, नादिर ने कहा। तो हम बाबा से कहानी सुनने चल दिए। खेत से थोड़े फासले पर बाबा अली बख्श का कच्चा घर था। नादिर ने जब बाबा से फरमाइश की कि वो इस गंजी ज़मीन के इसरार से पर्दा उठाएं, तो बाबा ने जो कहानी बताई वो उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मैंने इसी इलाके में जन्म लिया और इन्हीं पगडंडियों पर चलते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखा। मैं गरीब किसान का बेटा था। मेरा बाप कोल्हू के बैल की तरह सारा दिन जमींदारों की ज़मीनों पर काम करता रहता और उसके सिले में फसल की कटाई के बाद हमें इतना अनाज दे दिया जाता कि हम पेट के दोज़ख को भर सकें। मैं जब ज़रा बड़ा हुआ तो अपने बाप के साथ जाकर उसका हाथ बटाने लगा। अब्बा, हमारे दिन कब फिरेंगे? आखिरकार हम कब तक जमींदार के जबर सहेंगे? ज़मीन का सीना हम चीरें, खून पसीना एक कर दें और सिले में मुट्ठी भर अनाज। खेत में हल चलाते हुए एक रोज़ मैंने अब्बा को मुखातिब करके एहतजाज किया। देख पुत्र अली बख्श, तू हर वक्त ऐसी बातें ना किया कर। ओए झल्ले, किसी ने सुन लिया तो ज़मींदार से शिकायत कर देगा और ये ज़िंदगी हम पर मज़ीद तंग हो जाएगी। अब्बा ने मुझे ऊंच नीच समझाई तो मैं खामोशी से दिल महसूस कर रह गया। यूं ही मुझे ऊंच नीच समझाते समझाते अब्बा की आंखें बंद हो गईं। मेरी शादी भी हो गई और मैं 4 बच्चों का बाप बन गया। उन्हीं दिनों मेरे ज़मींदार ने अपनी ज़मीनों से मुल्हिक बंजर ज़मीन खरीद कर उसे आबाद करने का इरादा किया। ज़मींदार ने उस ज़मीन को मेरे हवाले किया। हमारे दरमियान तय पाया कि बीज, खाद वगैरह ज़मींदार फराहम करेगा और मुझे उगाई से लेकर फसल की कटाई के तमाम मराहिल में काम करना होगा।
مطلب یہ کہ میرے ذمے سب کچھ تھا۔ اس کے صلے میں زمیندار نے کل پیداوار کا چوتھائی حصہ مجھے دینے کا وعدہ کیا تو میں خوشی خوشی حامی بھر کر آ گیا اور ہل جوت کر اگائی کے لیے زمین تیار کرنا شروع کر دی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تیسرا روز تھا۔ حسب معمول میں سویرے سے ہی ہل چلانے میں مصروف تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، سورج سوا نیزے پر تھا۔ میں بے پناہ تھکن محسوس کر رہا تھا، مگر کام کی لگن مجھے محنت پر اکسا رہی تھی اور میں اپنی ہی دھن میں مست چلا جا رہا تھا کہ اچانک بیل رک گئے۔ میں نے بیلوں کو تھپ تھپا کر آگے بڑھانا چاہا، مگر باوجود کوشش کے بیل آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ آگے کی طرف زور لگانے کے باوجود بیل آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے، لیکن جب میں نے چاروں طرف گھوم کر وجہ تلاش کرنی چاہی تو وہ وجہ بھی مجھے معلوم ہو گئی۔ دراصل ہل کا نوکیلا پھل زمین میں کسی چیز کے ساتھ پھنس گیا تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر جائزہ لینے کے لیے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی تو انکشاف ہوا کہ زمین کی سطح سے تھوڑی نیچے لکڑی کی تقریباً 2 فٹ کی ایک کھڑکی ہے، جس کی ایک طرف ہینڈل نما چیز تھی اور اسی میں ہل پھنس گیا تھا۔ میں نے زور لگا کر دونوں کو الگ کیا تو بیل پاگل کتوں کی طرح دوڑ پڑے۔ میں انہیں روکتا ہی رہ گیا، مگر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جانور یہ جا اور وہ جا۔ میں حیرت کے عالم میں لکڑی کے چھوٹے سے کھڑکی نما دروازے کو تک رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے اطراف نظریں دوڑائی تو تپتی دوپہر میں دور دور تک کسی زیروح کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں نے ہمت کی اور لکڑی کے دروازے پر موجود لوہے کے ہینڈل کو پکڑ کر پوری قوت سے اوپر کی طرف کھینچا، مگر لکڑی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ میں نے دوسری اور تیسری بار یہ عمل دہرایا تو چوتھی بار جا کر دروازہ کھلنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ میری ہمت بڑھی اور میں نے جدوجہد مزید تیز کر دی۔ میری 8ویں کوشش کے نتیجے میں کھڑکی کا پٹ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سر کو تھوڑا سا نیچے کر کے جھکا تو میری آنکھیں اندر کا منظر دیکھ کر چندھیاں گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ اندر کا منظر تھا ہی ایسا حیران کن۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو سونے سے بھرا ہوا تھا۔ سونے کے بھاری بھاری برتن، جگ گلاس وغیرہ جو بہت ترتیب سے سجے ہوئے تھے، مختلف زیورات، ہار بندے، ایک ڈھیر سا تھا جو کمرے کے درمیان میں موجود تھا۔ غرض میں بتا نہیں سکتا وہاں کتنا سونا تھا۔ خزانہ! میں اندر کا منظر دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا۔ میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر سب کچھ حاصل کر لوں، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتا، میں نے سانپ کی پھنکار سنی اور سمجھا کہ زمین کے اوپر کہیں سانپ ہے۔ اس لیے گھبرا کر سر اٹھایا اور اپنے ارد گرد دیکھا تو کہیں بھی سانپ نظر نہ آیا۔ اتنے میں نے وہی پھنکار دوبارہ سنی۔ اب جو میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ آواز نیچے سے آئی ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکا کر اندر دیکھا تو مارے دہشت کے سانس میرے سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ ایک موٹا تازہ اژدہا تھا جو تہہ خانے میں موجود زیورات کے ڈھیر میں مچل رہا تھا۔ مختلف زیورات اس کے اوپر نیچے بکھرے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان سے کھیل رہا ہو۔ میں حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ عقل خبط ہوتی جا رہی تھی۔ اکٹھے اتنا ڈھیر سارا سونا دیکھ کر نیت اور ایمان ڈاواڈول ہو رہا تھا، مگر ڈھیر میں بل کھاتا سانپ جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور پیلے پیلے سونے میں عجیب سا لگ رہا تھا، مجھے کوئی بھی حرکت کرنے سے باز رکھے ہوئے تھا اور میں بے حس و حرکت دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے لوگوں کو بلا کر بتا دینا چاہیے، میرے دل میں خیال آیا تو میں یہ بات بتانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں نے زمیندار اور گاؤں کے لوگوں کا سارا ماجرا سنایا۔ پہلے تو کسی نے یقین نہ کیا، مگر جب میں نے قسمیں کھائیں تو سب میرے ساتھ خزانہ دیکھنے چل پڑے۔ جب میں لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں میں نے لکڑی کی کھڑکی دیکھی تھی تو میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اس جگہ کھڑکی کا نام و نشان نہ تھا۔ زمین کو دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں کچھ دیر پہلے کوئی کھڑکی ہوگی۔ ہاں بھائی، کہاں ہے خزانہ؟ زمیندار نے پوچھا۔ وہ جی، میں نے خود دیکھا تھا، یہی تھی کھڑکی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھولی تھی۔ بہت بڑا کمرہ تھا جس میں سونا ہی سونا تھا اور سانپ بھی تھا جی۔ میں سٹ پٹا کر بولا تو سب نے میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ او علی بخش، لگتا ہے تیرے دماغ پر گرمی چڑھ گئی ہے۔ او جا کے گھر میں لسی پی اور تھوڑا سا آرام کر۔
मुंशी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए इस्तेज़ाइया लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आप कसम ले लें मुझसे, मैंने खुद देखा था। मैंने फिर यकीन दिलाने की कोशिश की मगर बेसूद। किसी ने यकीन न किया और मेरी बात को मेरे जहन का फतूर समझकर मेरा मजाक उड़ाया। तो मैं खामोशी से घर आ गया और सारी बात को वहम समझकर झुठलाने की कोशिश करने लगा, मगर बावजूद कोशिश के मैं उसको झुठलाने में नाकाम रहा। आखिर वो सब क्या था जो मैंने देखा था? वो खिड़की, वो सांप और वो खजाना। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कभी एक करवट लेता, कभी दूसरी। मेरे दिल में उस ढेर सारे सोने के ख्याल से गुदगुदियाँ हो रही थीं। शायद मुझे लोगों को नहीं बताना चाहिए था। मैं दिल ही दिल में तावीलें घड़कर खुद से ही हम कलाम था। जब मुझे बहुत देर तक नींद न आई तो मैं उठ बैठा। शायद रात का आखिरी पहर था, मलगजा सा अंधेरा था। गालिबन फजर की अजान में घंटा आधा घंटा बाकी था कि मेरे जी में जाने क्या समाई के मैं कंधे पर चादर डालते हुए खड़ा हो गया। पाँव में चप्पल पहनकर मैंने एक नज़र सोई हुई बीवी बच्चों पर डाली और फिर आहिस्ता से किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। मैं बेखुदी में चलता रहा और फिर मैं ठीक उस जगह जाकर रुक गया जहाँ मेरे ख्याल से मैंने दिन में खिड़की देखी थी। उस जगह पहुंचकर मैं ज़मीन पर दोजाना होकर बैठ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथों से ज़मीन की मिट्टी हटाने लगा। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे हाथ लकड़ी के दरवाजे से टकराए। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ हैंडल पकड़कर खींचा तो गैर मुतवक्के तौर पर पहली ही कोशिश से दरवाज़ा खुल गया। मैंने गर्दन घुमाकर अपने आगे पीछे देखा तो हर सिमत खामोशी थी। फजर की अजान का वक्त हो गया था और हर सिमत हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। मैंने सर को झुकाकर झांका तो मंजर वही पुराना था, मगर फ़र्क सिर्फ ये था कि उस वक्त सोने के उस ढेर के पास वो सियाह चमकदार आंखों वाला सांप मौजूद नहीं था। अचानक मेरे वजूद से एक सर्द हवा का झोंका टकराया तो मुझे सर्दी का एहसास हुआ, मगर मैं बदस्तूर खिड़की पर झुका अंदर मौजूद सोने के ढेर को ललचाई हुई नज़रों से देखता रहा। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने बेख्तियार गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे एक शख्स को खड़े देखकर हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि चंद लम्हे कबल जब मैंने देखा था तो दूर दूर तक किसी जी रूह के आसार न थे। अब अचानक ये कहाँ से आ गया? मैंने उसका जायज़ा लेना शुरू किया। उसने सफ़ेद कुर्ता और शलवार पहन रखी थी, कंधे पर एक मैली सी चादर डाल रखी थी और सर पर पगड़ी बांध रखी थी। हुलिये से वो एक आम सा शख्स लग रहा था, मगर मैंने उसे पहले इस इलाके में नहीं देखा था। फिर ये कौन है और कहाँ से आ गया है? उसके सरापे का जायज़ा लेते हुए मैं दिल में सोच रहा था। फिर जो मेरी नज़र उसके चेहरे, उसकी काली सियाह चमकदार और निस्बतन गोल गोल बनावट की आंखों पर पड़ी तो मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। यहाँ क्या कर रहे हो भाई? क्या ख़जाना हासिल करना चाहते हो? उसने मुझे मुखातिब करके बराह रास्त अपनी आंखें मेरी आंखों में डालते हुए पूछा तो मुझे अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। उसकी आवाज़ किसी सांप की फुंकार से मुशाबे महसूस हुई। बोलो अली बख्श, ख़जाना चाहिए? उसने दोबारा अपनी नज़रें मेरी आंखों में गाड़ते हुए कहा तो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मेरा सर असबात में हिल गया। अगर तुम ये ख़जाना हासिल करना चाहते हो तो ठीक है, तुम ये ख़जाना ले जाओ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी ज़िंदगी देनी होगी। मेरा मतलब है इसे ले जाने के बाद तुम नहीं रहोगे। हाँ, तुम्हारे बीवी बच्चे ज़रूर ऐश करेंगे। उसने इतने सर्द लहजे में कहा कि मुझ पर कपकपी तारी हो गई। बोलो, मंजूर है ये सौदा? वो बोला। मुझे उसकी नज़रें अपने वजूद के आर पार होती लग रही थी। बोलो, मंजूर है? वो एक बार फिर इतनी ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला कि मैं घबरा गया और खौफज़दा होकर सर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते मैं कुएं के करीब पहुंचा तो प्यास की शिद्दत से मेरे हलक में कांटे पड़ रहे थे। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो किसी को न पाया। मैंने पानी के लिए रस्सी से बंधा डोल कुएं में डाला। अचानक ही मेरी नज़र कुएं में पड़ी तो रस्सी मेरे हाथ से छूट गई। कुएं के साफ पानी में वही सियाह चमकदार आंखों वाला सांप तैर रहा था। उसकी आंखें मुझे साफ चमकती नजर आ रही थी और फिर मेरे कानों ने बोलो मंजूर है, बोलो मंजूर है की आवाज़ें कुएं में से आती सुनी तो मैं थर थर काँपने लगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ख़जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बमुश्किल कह पाया और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर मैं चारपाई पर ढह गया। काफ़ी देर तक मुझे
کچھ نہیں چاہیے کی گردان کرتا رہا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر تقریباً 4 ماہ تک مجھ پر ہوش اور بے ہوشی کی کیفیت طاری رہی۔ اس دوران میں بخار میں پھونکتا رہا۔ جب میری حالت قدرے سنبھلی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بے شک زندگی سب سے بڑی دولت ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ میں اس واقعے کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر پھر سے معمولات زندگی میں مگن ہو گیا۔ وہی زمین جہاں یہ سب ہوا تھا ویسی ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی وہ لکڑی کا دروازہ نہیں دیکھا۔ غرض بیج ڈال دیے گئے۔ جب بیج پھوٹ کر پودوں کی شکل میں نمودار ہوئے تو پتہ چلا کہ اس جگہ جہاں میں نے وہ سب دیکھا تھا وہاں کوئی پودا نہیں ہوگا، جبکہ باقی پوری زمین ٹھیک تھی۔ صرف وہی دائرہ نما 8-10 فٹ کی جگہ بالکل سپاٹ تھی۔ جیسے جیسے پودے بڑے ہوتے جا رہے تھے میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ درمیان سے خالی زمین عجیب سی لگتی۔ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں چونکہ ساری بات لوگوں کو بتا چکا تھا، اس لیے اب جب وہ زمین بالکل سپاٹ رہی تو لوگوں کو میرے بیان میں صداقت نظر آنے لگی، اور گاؤں کے چند جوشیلے لوگوں نے اس جگہ کو کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے انہیں اس عمل سے روکا مگر وہ نہ مانے اور کدالیں پھاوڑے لے کر زمین کھودنے لگے۔ ابھی انہیں یہ عمل کرتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سب کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پھول کر سرخ ہو گئے اور سانس بند ہونے لگی۔ مجبوراً اور ڈر کر سب نے کھدائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ غرض جب بھی کبھی کوئی اس جگہ کو کھودنے کا ارادہ کرتا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا۔ چند تجربات کے بعد لوگوں نے یہ کوشش بالکل ترک کر دی، اور اس وقت سے اب تک یہ زمین ایسی ہے، یہاں سبزہ نہیں اگتا۔ نہ جانے یہ کیسا اسرار ہے۔ بابا علی بخش نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اپنی بات ختم کی تو ہم سب دوست واپس چل دیے۔ راستے بھر ہم حاجی بیلا کے اس گنج کو ڈسکس کرتے اور اس پراسرار قطع زمین کے پاس کھڑے ہو کر کافی دیر تک حیرت سے اسے دیکھتے اور بابا علی بخش کی کہانی کو سوچتے رہے۔ بابا علی بخش کا بیان ہمیں حیران کیے ہوئے تھا۔ دادا جانی، سجاد نے میرے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا تو میں ماضی سے حال میں آ گیا۔ آج اتنے عرصے بعد جب میں نے دوبارہ زمین کا وہ حصہ دیکھا تو میری حالت پھر ویسی ہی ہو گئی۔ میرے ذہن میں بابا علی بخش کا سراپا گھوم گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر بابا علی بخش کا بیان جھوٹ ہوتا تو یہ زمین ابھی تک ویسی ہی چٹیل کیوں ہے؟ یہاں سبزہ کیوں نہیں اگتا؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر قدرت اپنے اسرار کا پردہ ڈالے رکھتی ہے۔ خدا جانے وہ خزانہ کس کا ہے۔ شاید وہ خزانہ کسی کی امانت ہے۔ قدرت جس کی حفاظت میں اس زمین کو بے آباد رکھے ہوئے ہے۔ آپ میں سے کسی کا ہزارہ جانے کا اتفاق ہو تو حاجی بیلا کے مقام پر چاروں طرف لہلہاتے کھیتوں کے درمیان وہ سپاٹ قطع ارض ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔